कैसे हैं आप। मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी 4 किताबें होंगी अब सामाजिक विज्ञान की। तो उसी क्रम में हमने पहले भूगोल का अध्याय पढ़ा, फिर राजनीति शास्त्र का लोकतांत्रिक राजनीति के नाम से जो है वो राजनीति विज्ञान का चैप्टर पढ़ा, और आज हम अर्थशास्त्र का चैप्टर लेकर आते हैं। अर्थशास्त्र नाम आते ही अर्थ यानी पैसा हमारे दिमाग में घूमता है कि जरूर कुछ पैसे को लेकर बातचीत होगी। बिल्कुल उसी क्रम में हम सिर्फ पैसे को लेकर ही, और पैसा कैसे अर्जित किया जाता है, ये सारी चीज़ों की बातचीत करेंगे। पैसा क्या रोल करता है हमारे जीवन में, पैसे की क्यों आवश्यकता है, और पैसा उत्पादन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सब चीज़ें हम चर्चा करेंगे। तो आज आइए आपको एक काल्पनिक गांव पालमपुर की सैर कराते हैं। हमारा जो पहला अध्याय है अर्थशास्त्र का, उसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। तो यहाँ पर एक कहानी सुनाई गई है आपको, आप अपनी बुक उठाकर जब देखेंगे तो उसमें मिलेगा। एक गांव की कल्पना की गई। एक गांव है जहाँ पर करीब 450 परिवार रहते हैं, और लगभग 80 परिवार ऐसे हैं जो उच्च वर्ग के हैं और जिनके पास पक्के मकान हैं, अच्छी व्यवस्था है, बड़ी जोत वाले खेत हैं। और वहीं गांव का करीब 1/3 2/3 जो वर्ग है वो एक कोने में फूस के मिट्टी के मकानों में रहता है। और लगभग ये सारी चीज़ें हम अपने गाँव में देखने को मिलती हैं। और उस गाँव में एक राजकीय चिकित्सालय है, निजी औषधालय है, 2 प्राइमरी स्कूल हैं, 1 हाई स्कूल है। तो कहने का अर्थ है जो मिनिमम आवश्यकता की चीज़ें हैं वो सब हैं। किंतु उस गांव में सारे लोग लगभग कृषि पर निर्भर करते हैं। कृषि के अलावा और जो गतिविधियां हैं जैसे परिवहन है, विनिर्माण है ना, उनके ऊपर बहुत कम डिपेंडेंसी है। डेयरी उद्योग वगैरह है, तो कृषि पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है, बाकी चीज़ों पर बहुत कम। नाम मात्र का जो है दुकानदारी वगैरह, ये सब व्यवसाय बहुत कम है। ये जो गांव है वो एक पक्के शहर पास में एक बड़ा कस्बा सा है, उससे जुड़ा हुआ है सड़क मार्ग से। यहाँ पर भैंस गाड़ी और आपकी मोटरसाइकिल, बसें, ट्रक सभी आते जाते हैं। तो कहने का अर्थ है हम जो आजकल वर्तमान में जो गांव देखते हैं उस गांव की सारी चीज़ों को ये पूरा करता है। और लगभग जो ये कल्पना की गई है गाँव की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कहीं गाँव है। जो सारी चीज़ें इसमें खेती की पैदावार की बातें होती हैं, चर्चा होती है, तो ये कहीं कहीं उत्तर प्रदेश के किसी गांव की बात ये लोग कर रहे होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि उत्पादन के बारे में आज हम बताएंगे कि उत्पादन कैसे होता है और उत्पादन में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। क्योंकि जब किसी चीज़ का उत्पादन होता है उसकी बिक्री से ही हमें पूंजी या धन या अर्थ की प्राप्ति होती है। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्पादन का संगठन क्या है, उत्पादन कैसे होता है, क्या संगठन है। तो उसके लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले भूमि या प्राकृतिक संसाधन। हमें उत्पादन के लिए, चूंकि पालमपुर गांव में कोई फैक्ट्रियां तो है नहीं, उत्पादन काय का हो रहा है, फसल का हो रहा है, तो किस चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ेगी भूमि और प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, वन इत्यादि। क्योंकि कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय ही उस गाँव में होते हैं। ठीक है, तो पहला कार्य ये हो गया आवश्यक। दूसरा है श्रम। श्रम का अर्थ होता है वो लोग जो काम करेंगे, है ना। खेती में भी काम की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, या कुछ विनिर्माण से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, उसमें भी लोगों की आवश्यकता होगी। श्रम कौन करता है? व्यक्ति करते हैं। बाद में मशीनें भी करती हैं, तो मशीनों को भी एक व्यक्ति की जरूरत होती है ना। ऑपरेट कौन करता है? मनुष्य करते हैं। तो इसका अर्थ है श्रम की आवश्यकता होती है। उसमें कुछ पढ़े लिखे लोगों की भी जरूरत होती है जो उसके लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कंप्यूटर आदि चलाने के लिए, है ना, और कुछ मशीनें जो होती हैं उनको ऑपरेटिंग करने के लिए पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है। अगला जो है वो भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी में क्या आ जाता है? आपके औजार हैं, मशीनें हैं, जैसे कंप्यूटर, जनरेटर, टरबाइन वगैरह, है ना। सिंचाई के लिए जनरेटर की ज़रूरत होती है ना। और कहीं अगर दुकानदारी कर रहे हैं, कुछ वैसा काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर वगैरह की ज़रूरत होती है। तो ये सब मशीनों में आते हैं। अगर कहीं मकान वगैरह, भवन निर्माण वगैरह काम हो रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे औजारों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये सब कैसी पूंजी है? भौतिक पूंजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसे स्थायी पूंजी भी कहते हैं, इसे स्थायी पूंजी कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक और पूंजी की आवश्यकता होती है उत्पादन के लिए, वो है कार्यशील पूंजी। उस कार्यशील पूंजी में क्या क्या आता है? कच्चा माल आता है और हमारी पूंजी भी आती है। यानी अगर कोई काम कर रहे हैं तो ठेकेदार को अग्रिम हमें पैसा देना पड़ता है ना, कहीं से कच्चा माल उठाना पड़ता है, तो उसके लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है ना। तो ये कार्यशील पूंजी कहलाती है। इसके अलावा हम देखेंगे चौथा जो आवश्यक है वो है ज्ञान और उद्यम। ज्ञान और उद्यम क्या? ये सब हम काम जो कर रहे होते हैं, इन कामों को करने के लिए व्यक्ति के ज्ञान की भी, बुद्धि की भी आवश्यकता
हमें ज्ञान तो है, लेकिन घर पे बैठे हम कपोल कल्पनाएं कर रहे हैं कि हमारे ट्रक चला गया, ये माल डाल दिया, यहाँ से पैसा आ गया। लेकिन जब तक हम नहीं जाएंगे, जो उत्पादन हमने किया है उसको बेचने के लिए हमको जो है उद्यम की आवश्यकता पड़ती है और ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है कि कैसे हम कम से कम लागत में ये अधिक से अधिक उत्पादन करें और अधिक फायदा में जो है बेचें। तो ये मानव उत्पादन के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। इसको क्या कहते हैं? मानव पूंजी कहते हैं, क्योंकि ये सारे काम कौन करता है? मानव करता है। ठीक है, ज्ञान किसमें? ज्ञान मशीनों में नहीं है, मशीनें तो इंसान के ज्ञान से ऑपरेट होती हैं, है ना। तो ये मानव पूंजी कहते हैं इसको। और उत्पादन किससे होता है? भूमि श्रम पूंजी के संगठित करने से होता है। उत्पादन कैसे होता है? भूमि और श्रम पूंजी के संगठित करने से। उसको दोनों का जब संगठन होता है, दोनों मिल जाते हैं, एक साथ काम करते हैं, तब कहीं जाकर उत्पादन होता है। और जिसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, कारक, है ना। तो आइए हम जानते हैं कि कौन से कारक हैं पालमपुर के अंतर्गत जो वो है, कौन कौन से कारक हैं। तो प्रथम 3 कारक की हम बात करेंगे। पहला है भूमि। पालमपुर के अंदर जो भूमि है उसकी हम बात करेंगे तो वो स्थिर है। स्थिर मतलब बढ़ नहीं रही है, उसकी जोत का आकार बढ़ नहीं रहा है। लगभग 75% लोग जो है कृषि पर निर्भर हैं वहाँ पर, क्योंकि अन्य उत्पादन, अन्य जो व्यवसाय हैं वो वहाँ नहीं चलते हैं। तो ये 75% लोग उस पर निर्भर हैं। और 1960 के बाद से कृषि जोत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, वहीं क्या कहीं भी नहीं हुई है ना। और लगभग इंसान बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो डिपेंडेंसी भी बढ़ती जा रही है। मान लो पहले 75% यानी 1000 लोग थे, 1000 में से 7500 लोग, 750 लोग उस पर डिपेंड थे। अब वर्तमान में और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। हो सकता है 7500 हो गए, है ना। और जनसंख्या बढ़ रही है तो डिपेंडेंसी भी बढ़ रही है, लेकिन भूमि नहीं बढ़ रही है। भूमि तो वही है, जब उसमें गाँव में जितनी खेती थी उतनी ही है। बल्कि जैसे होता है ना, एक पिता के पास 2 बीघा ज़मीन है, उस 2 बीघा के लिए 2 बच्चे हो गए तो वो 1-1 बीघा में बढ़ गए, उनके भी बच्चे हो गए तो वो आधा-आधा बीघा में बढ़ गई, यानी जोतों का आकार छोटा होता चला गया, है ना। लेकिन डिपेंडेंसी कम नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें पालमपुर के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि वहाँ भूमि जो है स्थिर है, बड़ी नहीं है ना। और 75% लोग उस पर निर्भर हैं। 1960 से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया गया था तोड़कर, लेकिन वो उपज के लायक नहीं है, उसको उत्पादन किया जा सके फसल का, ऐसी भूमि नहीं बन पाई है। उसके अलावा हम एक और पॉइंट देखते हैं कि क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार का कोई तरीका है? क्या ऐसा हो सकता है कि भूमि तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन हम अपनी बुद्धि द्वारा, उद्यम द्वारा उस पर ज़्यादा उत्पादन पा सकें? तो हाँ, ऐसा हुआ है। ये जो पालमपुर गांव है जो बताया गया उन्होंने, वो उत्तर प्रदेश का कोई गांव है जहाँ पर वो लोग पूरी खेती को लेते, पूरी खेती को जरा सा भी टुकड़ा नहीं छोड़ते, पूरे पे उत्पादन करते हैं, फसल लगाते हैं, सिंचाई करते हैं और लगभग पूरी भूमि को वो उपयोग में लेते हैं, जरा सा टुकड़ा भी नहीं छोड़ते हैं। और ये 3 तरह की फसल लेते हैं। पहली फसल जो है खरीफ फसल होती है, ज्वार बाजरा वगैरह, ये चारे के रूप में काम आती है। उसके बाद ये लोग अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आलू की बुआई करते हैं और उसके बाद जब आलू इनके आ जाते हैं तो फिर ये गेहूँ की पैदावार करते हैं। यानी एक ही खेती पे वर्ष में ये कम से कम 3 फसल लेते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, एक ही तरह की खेती का इसको बहुविधि फसल भी कहते हैं, बहुविधि खेती भी कहते हैं, कृषि भी कहते हैं, यानी बहुत सारी फसलें उसमें ले जाना। तो ये कैसे संभव हुआ? 1960 से जब से हरित क्रांति आई है तब से खेती में, कृषि में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत व्यापक स्तर पर क्रांति हुई थी। किसमें? गेहूं और धान की फसल में, है ना। तो उन्नत तकनीक आई। पहले जो परंपरागत बीजों का प्रयोग होता था वो अब नहीं होता था। अब कैसे बीज आते थे? HYV बीज, यानी उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करते थे। यानी उस बीज का प्रयोग करने से एक ही हेक्टेयर में बहुत ज़्यादा उत्पादन करना। यानी पहले अगर 1300 हो रहा था तो अब 3200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है उत्पादन होता है। और उसके साथ साथ बीजों के साथ साथ ये रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, है ना, जो मशीनें हैं बुआई के लिए, कटाई के लिए उन्नत किस्म की मशीनें जो है वो आ गई हैं, उनका प्रयोग करते हैं और इससे फसल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक ही छोटे से खेत में अब बहुत ज़्यादा फसल बढ़ रही है। तो पहले क्या होता था, सिर्फ खाने के लिए ये लोग उत्पादित कर पाते थे। अब जो है क्या करते हैं, ये अपने खाने के लिए भी रखते हैं और उसको मार्केट में भी बेच आते हैं। खाने के लिए रख लेते हैं, उसको बाकी का बचा हुआ ये मार्केट में बेच आते हैं, ठीक है। अब इस पर क्या प्रश्न ये उठता है कि क्या भूमि ये धारण कर पाएगी?
अर्थात भूमि जो है उसकी एक सीमा है, ये प्राकृतिक संसाधन है, इसकी उर्वरता में जो है बहुत उर्वरता बनने में कई वर्षों का समय लगता है, लेकिन लोग अपने लालच में आकर इसमें अधिक रासायनिक खाद पटक कर, कीटनाशक पटक कर, है ना, उन्नत बीज करके, बहुत ज़्यादा सिंचाई करके बार बार फसल ले रहे हैं, बार बार बहुत ज़्यादा खाद का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ है, जमीन की उर्वरता नष्ट हुई है। उसी तरह से पहले क्या होता था, वैसे नलकूपों से लोग खनन वो करके कुओं से रहटों से जो है सिंचाई करते थे। अब क्या हो गया, नलकूप हो गए। पहले सरकार ने अपनी तरफ से एक आध नलकूप खुलवाए, बाद में सभी गांव के सभी लोगों ने अपने पर्सनल नलकूप खुदाई करवाई, और लगभग यहाँ चूँकि बिजली थी तो सभी लोग अब बिजली का उपयोग करते हैं और खूब सिंचाई करते हैं, खूब सारी फसल लेते हैं। तो उससे क्या हुआ, अगर गांव में एक ट्यूबवेल है, एक नलकूप है, तो जल स्तर उसका कैसा रहेगा, उस गांव को ऊंचा रहेगा। लेकिन जगह जगह जब वो नलकूप खुद जाएंगे तो क्या होगा, जल का स्तर बहुत नीचे चला जाता है, और वही हुआ है, वहाँ जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है ना। एक तो उर्वरता में कमी आई है, दूसरा जल का स्तर जो है नीचा हो गया है। ये कुछ विपरीत परिणाम उस पर पड़े हैं। उसके बाद है भूमि का प्रकार कैसा है, किस प्रकार से वितरित है, वहाँ जो गांव है वहाँ भूमि कैसे कैसे वितरित है। तो हमने देखा 450 वो हैं करीब परिवार हैं, जिसमें 150 लोगों के पास तो खेती है ही नहीं। वो जो दलित वर्ग के लोग थे, जो कोई जगह तो गांव के कोने में रहते हैं कच्चे मकान, उनके पास कोई ज़मीन ही नहीं है ना। जो 250 लोग हैं वो मध्यम वर्गीय हैं, मझोले हैं, उनके पास 2 हेक्टेयर के आसपास के खेत हैं। बाकी का जो बचा है वो मैंने कहा 80 परिवारों के पास बड़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो जो लोग जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं वो क्या करते हैं, वो मजदूरी, कृषि से संबंधित मजदूरी पर डिपेंडेंट रहते हैं। वो उनके यहाँ जो बड़े बड़े काश्तकार हैं उनके यहाँ जाकर मजदूरी करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन चूँकि पूरे वर्ष भर तो खेती से संबंधित मजदूरी रहती नहीं है, जब कटाई होती है, बुआई होती है, निदाई होती है, तभी आवश्यकता पड़ती है। बाकी समय में ये लोग बेरोजगारी का सामना करते हैं, है ना। तो ये हो गया। उसके अलावा है श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। अब जब बात आती है कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, खेती हो रही है, जो बड़े बड़े जिनके पास खेत हैं, बड़े पूंजीपति लोग हैं, उनके जो बड़े बड़े आकार के खेत हैं, उनके यहाँ कौन करेगा खेती। तो उनके यहाँ ये जो 150 परिवारों के लोग थे लगभग, जो उनके पास खेती नहीं है, वो वहाँ जाकर कृषि करते, अपना खेती के वो उस पर मजदूरी करते हैं। उनको कभी तो मजदूरी पैसे के रूप में दी जाती है, कभी जो है उनको खाने के रूप में दी जाती है, और कभी उनको उपज का कुछ हिस्सा दे दिया जाता है। इस तरह से उनको मजदूरी दी जाती है। यहाँ पर एक कहानी दी गई थी कि डाला एक कृषक है, जो बहुत गरीब किसान है, कृषक क्या, श्रमिक मजदूर, कृषि मजदूर हम कहेंगे उसको। तो वैसे तो 2017 के बाद, मार्च 2017 के बाद जो रेट है मजदूरी की वो 300 प्रति व्यक्ति पर डे कर दी गई है, लेकिन उसको सिर्फ 160 रुपये ही मिलता है। तो वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि देखो कैसे हम लोग इस पर 160 रुपये में अपना काम चलाएंगे और हमको इतनी कम मजदूरी दी जाती है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हाँ, हमें मजदूरी पर रखता कौन है, क्योंकि वर्ष भर मजदूरों की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो इस तरह का भी देखने को मिलता है। जो बिहार के लोग हैं, जो झारखंड के लोग हैं, देखा होगा पूरे भारत में फैले, क्योंकि वो लोग कृषि नहीं है, कृषिहीन है, तो वो दूसरे उसमें जाते हैं और विभिन्न प्रकार के उद्योगों से संबंधित मजदूरी करते हैं। और इसी से जो श्रमिक पलायन की जो धारणा आई है, श्रमिकों को पलायन जो होता है गांव से बाहर, वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनको गांव में प्रॉपर रोजगार नहीं होता है। ठीक है, होता भी है तो ना के बराबर होता है। अगला है खेती के लिए आवश्यक पूंजी। अब चूंकि परंपरागत जो खेती होती थी उसमें परंपरागत बीजों का प्रयोग करते थे, और जो खाद होता था वो भी गाय के गोबर का, भैंस के गोबर का, यानी जानवरों के जो घर में पालतू जानवर होते थे उनके गोबर का वो खाद करते थे, है ना। और सिंचाई भी उतनी ज़्यादा नहीं करते थे, एक आध सिंचाई कर लेते थे, उत्पादन कम ही होता था, लेकिन लागत कम आती थी क्योंकि खुद ही वो अपना मजदूरी करते थे, खुद ही वहाँ पर उत्पादित अपने जानवरों की खाद थी और वही उनका घर का बीज होता था। तो इस तरह से उनकी लागत कम लगती थी। लेकिन अब आधुनिक खेती आ गई है, अब कौन बैलों से जोतता है, अब तो ट्रैक्टर से होती है खेती। तो ट्रैक्टर हर किसी के पास नहीं होता, तो पैसों से करवाना पड़ता है। ठीक है, फिर हर किसी के पास पानी भी नहीं होता, चूँकि 3 तरह की फसलें कर रहे हैं, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी भी मोल लेते हैं, किराए से लेते हैं जिनके पास ट्यूबवेल्स हैं उनसे, और बीज भी महंगा आता है, खाद भी महंगा आता है। तो इसके लिए जो छोटे किसान हैं उनके पास पैसा कहाँ से आता है। तो इस बुक में एक सविता की कहानी दी गई है। सविता एक लघु कृषक है, उसके पास 1 हेक्टेयर के करीब गेहूँ करना चाहती है, 1 हेक्टेयर खेती पर। तो उसके लिए उसको करीब 3000 कार्यशील पूंजी चाहिए। गाय के लिए चाहिए
ट्रैक्टर से जुताई के लिए, है ना, बीज लाने के लिए, पानी देने के लिए, इसके लिए उसके पास पैसा नहीं है। वो सोचती है इतना पैसा तो मुझे चाहिए चाहिए रहेगा, हालांकि वो खुद मजदूरी करेगी अपने खेत में, लेकिन इतना पैसा तो उसको चाहिए रहेगा। तो वो एक तेजपाल नाम के बड़े किसान से कर्जा लेती है, और वो जो तेजपाल है वो करीब 24% की ब्याज दर से उसको पैसा देता है, जो बहुत महंगा होता है ना, बहुत ज़्यादा महंगा ब्याज दर लगती है। लेकिन उसके पास मजबूरी है, वो ब्याज से, उतने ब्याज से पैसा उठाती है, और बदले में ये भी वादा करती है कि जब तेजपाल के खेतों में कटाई या कुछ काम होगा तो वो 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी करेगी, जो कि कम है मजदूरी का, है ना। तो क्योंकि उसको पता है कि कोई उसको क्यों कर्ज देगा, छोटे किसानों को कोई कर्ज नहीं देता है, तो वो ऐसा भी वादा करती है। तो ये जो कहानी है वो इंगित करती है भारतीय जो किसान हैं उनकी दिशा और दशा, कैसे वो गरीबी के चुंगल में पड़ के ऊंची ब्याज दर कर्ज के चक्कर में पड़ते हैं और उसी में पिसते चले जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका शोषण होता है। अगला जो पॉइंट है वो है अधिशेष कृषि उत्पाद की बिक्री। अब लोगों के पास उत्पादन तो हो गया, पहले उतने होता था कि खा ले, लेकिन अब इतना उत्पादन होने लगा है कि वो उसको खाने के लिए रख लेते हैं और बेचने भी जाते हैं। तो जो बचा हुआ अधिशेष होता है उसकी बिक्री वो लोग करते हैं और उससे पैसा आता है। क्योंकि छोटे कृषकों के पास तो ये बचता नहीं है, जो बड़े बड़े जैसे तेजपाल जैसे जो किसान होते हैं वो इसको बेचकर वो पैसा बैंकों में जमा करते हैं, और उस पैसे को जैसे सविता जैसे किसानों को ब्याज दर पर चलाते हैं और पैसे से और पैसा बनाते हैं। तो ये हमने आज यहाँ तक व्यवस्था जानी। कल इसके आगे की कहानी हम लेकर चलेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और हमने देखो खेल खेल में कैसे कहानी के माध्यम से आपको पूरा उत्पादन का प्रक्रिया बनाई गई। उत्पादन है तो उसमें क्या क्या लगता है, पूंजी कौन सी लगती है, श्रम कैसे लगता है, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें भारतीय किसान, भारतीय समाज, भारतीय गाँव की एक पिक्चर जो है, एक खाका जो है वो खींचा गया है इस कहानी के माध्यम से। ठीक है, अपना ध्यान रखना। अगला इसका वीडियो कल लेकर फिर आऊँगी।